मनुस्मृति एक ऐसा नाम, एक ऐसी पुस्तक जिसको लेकर पिछले दिनों काफी बवाल मचा और लगातार मचता रहा है। आजादी के बाद से खास तौर से इस देश में एक रवायत सी हो गई है कि 4 फुल के पेज लो, 4 A4 साइज के पन्ने लो और उसे मनुस्मृति का बताकर फाड़ दो या जला दो। क्या है मनुस्मृति? असल में क्या है? धार्मिक ग्रंथ है, हिंदुओं को दिशा निर्देश देने वाला लॉ है, कोड ऑफ कंडक्ट है। इन सभी विषयों पर क्योंकि हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हम कुछ भी सुन लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अगर ये कहा जाता है कि ये संविधान की तरह का कोड ऑफ कंडक्ट का कोई लॉ बुक है, तो मनुस्मृति किस राजा के शासनकाल में लागू थी? कौन सा राजा मनुस्मृति के हिसाब से चलता था? क्या ये मध्यकाल में लागू था, अकबर बाबर के समय, या फिर उसके पहले लोदियों के? तो पीवी काने आदि सारे विद्वानों का मत है कि जिसे हम मनुस्मृति कहते हैं, यह या तो 3rd सेंचुरी एडी या अर्ली 4th सेंचुरी एडी, मतलब या तो लेट कुषाण पीरियड या अर्ली गुप्त पीरियड। आप जानते हैं कि गुप्त वंश का राज्य लगभग 325-26 के आसपास से शुरू होता है, तो मुख्य रूप से मान लें कि यह लेट कुषाण पीरियड का रचना है। कुषाण आप जानते हैं वो मध्य एशिया से आए हुए ट्राइबल्स थे और धीरे धीरे उन्होंने, कुछ लोगों ने हिंदू धर्म स्वीकार किया, कुछ ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, लेकिन सामान्यतः भारतीय परंपराओं का उन्होंने सम्मान ही किया। तो एक अद्भुत बात उनके शासनकाल में यह देखने को मिलती है, उनके शासनकाल का यदि आप टेरिटरी माने तो अभी का जो जहाँ का तुर्कमेनिस्तान वगैरह का जो पूरा सेंट्रल एशिया, पूरा अफगानिस्तान, लगभग पूरा पाकिस्तान और भारत में उनका घटता बढ़ता रहा, लेकिन मोर और लेस अब ये माना जाता है कि उसके परम प्रताप के दिनों में बंगाल तक उनका शासक था। तो पूरे मिडिल गंगा वैली, बिहार, पूरा यूपी, हरियाणा, यहाँ से लेके आप मान सकते हैं एक्सेस वैली तक। अब उनके शासनकाल की एक अद्भुत बात यह है कि उनके किसी राजा ने कोई रिकॉर्डेड प्रमाण नहीं है कि किसी टाइप से उन्होंने ब्राह्मणों को कोई भी पैट्रोनेज दिया। उनके शासनकाल में यह बुक लिखी जा रही या अर्ली गुप्त पीरियड में लिखी जा रही। आप ये मान सकते हैं कि उत्तरी भारत में या नर्मदा के उत्तर के सारे क्षेत्रों में ब्राह्मणों की जो कुछ भी हेजेमनी रही होगी वो अपने बिल्कुल निम्नतम स्तर पे थी इस कुषाण पीरियड, और उस फेज में ये बुक अपने फाइनल फॉर्म में आई। अब यहाँ पे एक बेसिक सवाल खड़ा होता है कि इसका फंक्शन क्या था। अब हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं उसमें एक विभेद करना पड़ता है, कौन सा बुक, कौन सी पुस्तक, कौन सा ग्रंथ नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव मीन्स ऐसा होना चाहिए, एक आइडियल सिचुएशन को प्रेस्क्राइब किया जाता है कि एक आदर्श राजा को ऐसा होना चाहिए, उसके समय में चतुर्वर्ण लागू होना चाहिए, वर्ण व्यवस्था लागू होनी चाहिए। ये एक प्रेस्क्रिप्टिव मेथड है, ये एक नॉर्मेटिव, एक नॉर्म आप सेट करने की कोशिश करते हैं। उसका कितना पालन होता था ये जानने की हमारे पास एक क्रिटिकल उसका स्क्रूटनी करना पड़ेगा। और दूसरे प्रकार का ग्रंथ होता है नैरेटिव, जो वर्णन करता है कि सोसाइटी कैसी थी, जैसे आप मान सकते हैं जातक कथा या मेगास्थनीज के इंडिका, वो भारत आए, उन्होंने देखा, हालांकि चीजों को उन्होंने भी अपने चश्मे से ही देखा और वैसे ही वर्णन किया, लेकिन फिर भी हमें ये विभेद, एक फंडामेंटल अंतर रखना चाहिए कि नॉर्मेटिव टेक्स्ट और नैरेटिव टेक्स्ट में क्या। तो मनुस्मृति या इस टाइप की जितनी स्मृतियां थी ये नॉर्मेटिव थी, ये एक्चुअल सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं करती, बल्कि एक सेट ऑफ रिकमेंडेशन आप बोल सकते हैं, ये प्रोवाइड करती हैं कि
आदर्श राज्य में ऐसा होना चाहिए, जी ऐसी आदर्श सोशल सिस्टम होनी चाहिए। लेकिन जी वैसा आदर्श सोशल सिस्टम कभी रहा नहीं। आप जानते हैं कि भारत में आपद धर्म बहुत, लॉ ऑफ एक्सीजेंसी, लॉ ऑफ इमरजेंसी, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी तक की ज्ञात जानकारी के आधार पे जी मनुस्मृति के किसी भी कालखंड में, किसी भी राजा के काल में कभी भी लागू नहीं थी।